बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए की बम्पर जीत। जीत ऐसी होगी, ये किसने सोचा था। एनडीए की अगुवाई कर रही बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह ने खुद 160 सीटों का टारगेट सेट किया था। बीजेपी के लिए नहीं, एनडीए के लिए। लेकिन एनडीए ने जीती 243 में से 202 सीटें। आरजेडी और कांग्रेस का महागठबंधन इस नतीजे से हक्का बक्का रह गया। महागठबंधन के नेता जीत पक्की मान रहे थे। वोटिंग के पहले ही शपथ ग्रहण की तारीख का ऐलान कर रहे थे और जब नतीजे आए तो सूपड़ा साफ था। महागठबंधन के ज्यादातर नेताओं ने चुनाव आयोग और एसआईआर को कोसना शुरू कर दिया। यह पहला मौका नहीं है जब बीजेपी और एनडीए ने विपक्ष को चौंकाया हो। लोकसभा चुनाव के बाद से हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, हर जगह विपक्ष सपने सजाता रहा और सत्ता की चाबी बीजेपी के हाथ आती गई। बाद में विपक्ष चुनाव आयोग से लेकर बाकी तंत्र पर सवालिया निशान लगाता रहा। यह ठीक है कि एग्जिट पोल करने वाली एजेंसियां भी ठीक से नहीं भाप सकी कि नतीजे कैसे होंगे, लेकिन अगर विपक्ष सिर्फ चुनाव आयोग को कोसते हुए बैठा रहेगा और बीजेपी के जीत के फॉर्मूले को डिकोड नहीं करेगा तो फिर आगे भी उसके सपने पूरे हो जाएंगे। ये दावा करना मुश्किल ही लगता है। जानकार कहते हैं कि बीजेपी की जीत का रहस्य किसी मशीन में नहीं, बल्कि एक परफेक्ट सोशल इंजीनियरिंग और वोटरों को लुभाने के फॉर्मूले में छुपा है। यह पूरा फॉर्मूला हम बताएंगे। बीजेपी ने इसे बरसों की मेहनत से तैयार किया है। आपको ये पूरा फॉर्मूला जानना है और समझना है तो आपको ये वीडियो आगे तक देखना होगा। शुरुआत में हम आपको बिहार के नतीजों के उदाहरण से समझाएंगे। जानकार कहते हैं कि बिहार में महागठबंधन के दावों में शोर ज्यादा और विश्वास कम था। बीजेपी ने बिहार में एनडीए के कुनबे में जेडीयू के अलावा चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी की पार्टियों को शामिल किया था। चुनाव के ठीक पहले राजपूत समुदाय में असर रखने वाले भोजपुरी स्टार पवन सिंह को पार्टी में दोबारा शामिल किया गया था। बीजेपी की इस कोशिश ने जातियों के बड़े हिस्से को एनडीए के साथ खड़ा कर दिया। फिर चुनाव के ठीक पहले खजाने का मुंह भी खोल दिया गया। दूसरी तरफ महागठबंधन एमवाई यानी मुस्लिम यादव समीकरण को भी एकजुट नहीं कर पाया। असदुद्दीन ओवैसी की गुहार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ठुकराते रहे और नतीजों से साफ हुआ कि ये एक नुकसानदेह फैसला था। कांग्रेस भले ही उछल कितना भी रही हो, लेकिन उसे चुनाव के पहले आरजेडी के नेता ही कमजोर कड़ी बता रहे थे। अब डिकोड करते हैं बीजेपी के उस फॉर्मूले को जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की पार्टी को अजेय सा बना दिया है। यह ऐसा कोड है जो दशकों की रिसर्च और राजनीति की सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों पर ध्यान देते हुए तैयार किया गया है। ये जान लीजिए कि बीजेपी का विजय रथ रातों रात चारों दिशाओं में नहीं दौड़ने लगा है। ये दशकों के प्रयोगों का नतीजा है। इसमें दो प्रमुख समीकरण हैं। पहला है दबंग बनाम वंचित समीकरण, दूसरा है लाभार्थी बनाओ लाभ पाओ समीकरण। पहले समझिए कि दबंग बनाम वंचित समीकरण क्या है। इसके लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। जानकार दावा करते हैं कि बीजेपी की इस रणनीति की नींव 1990 के दशक में रखी गई। तब मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू हो गई थीं और जातिगत ध्रुवीकरण भारतीय राजनीति को नई दिशा दे रहा था। उस समय बीजेपी आज के जैसी विराट आधार वाली पार्टी नहीं थी। उसे तब ब्राह्मण और बनियों की पार्टी कहा जाता था। लेकिन उसी समय पार्टी के विचारक के.एन. गोविंदाचार्य और तब के सर्वोच्च नेता लालकृष्ण आडवाणी ने महसूस किया कि बीजेपी को सिर्फ सवर्ण वोटों के सहारे सत्ता नहीं मिल सकती। जानकार दावा करते हैं कि इन दो नेताओं ने मिलकर बीजेपी को एक नया क्रांतिकारी विचार दिया। क्षेत्रीय दलों, खासकर ओबीसी और दलित वोटों के सहारे टिकी पार्टियों के कोर वोट में सेंध लगाना और दबंग जातियों के प्रभाव के चलते सिमटे और सकुचे वंचित समुदाय को नेतृत्व देना, ये एक ऐसा सटीक फॉर्मूला था जिसने आज की बीजेपी को खड़ा किया।
उत्तर प्रदेश और बिहार में यादव समुदाय ओबीसी में सबसे ज्यादा प्रभावशाली और दबंग माना जाता है। इसी तरह हरियाणा में जाट समुदाय का दबदबा है। दूसरे समुदाय अरसे से आरोप लगाते रहे हैं कि इन जातियों के प्रभाव के कारण ओबीसी और दलितों की छोटी जातियों को उनका वाजिब हक या फायदा नहीं मिल पाता। बीजेपी का फॉर्मूला इस कथित दबंगई के मुकाबले दूसरी जातियों की गोलबंदी और टक्कर दे सकने वाला नेतृत्व तैयार करने पर आधारित था। बीजेपी ने यूपी और बिहार में गैर यादव ओबीसी वर्ग में से नेता तैयार करना शुरू किया। यूपी में कल्याण सिंह का कद बढ़ाया गया, मध्य प्रदेश में उमा भारती का प्रभाव बढ़ने लगा और बिहार में नीतीश कुमार जैसे सहयोगियों को मजबूती दी गई। हरियाणा में गैर जाट नेतृत्व पर भरोसा दिखाया गया। इससे हिंदी पट्टी में बीजेपी का भाव और प्रभाव बढ़ने लगा। जानकार कहते हैं कि यह सामाजिक न्याय की वो चाबी थी जिसे क्षेत्रीय दल अनदेखा कर रहे थे। बीजेपी में 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले नरेंद्र मोदी और उनके सबसे विश्वस्त सहयोगी अमित शाह का युग शुरू हुआ। इस जोड़ी ने पुराने फॉर्मूले को थोड़ा अपग्रेड किया और दूसरा फॉर्मूला भी साथ में जोड़ दिया। दूसरा फॉर्मूला है लाभार्थी तैयार करना। केंद्र में सरकार बनने के बाद पीएम मोदी की अगुवाई में उज्ज्वला, आवास, किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं के जरिए लाभार्थियों का एक विशाल वर्ग तैयार किया गया। अब राज्यों में लाडली बहन जैसी गेम चेंजर योजनाएं लागू हैं। कई राज्यों में निश्चित यूनिट तक बिजली भी फ्री दी जा रही है, राशन भी मुफ्त दिया जा रहा है। मोदी और शाह की जोड़ी ने जातिगत अस्मिता उभारने के साथ लाभार्थियों का नया वर्ग तैयार कर दिया है। जानकार दावा करते हैं कि सरकारी सुविधाओं की आस में लाभार्थी बीजेपी के कोर वोटर जैसे हो गए हैं। मोदी शाह युग में बीजेपी इन दो अम्ब्रेला फॉर्मूलों के साथ कई और छोटे छोटे फॉर्मूले भी आजमाती है। बीजेपी विरोधी दलों के हिट फॉर्मूले को आजमाने में भी जरा भी संकोच नहीं करती है। 1947 के बाद कई दशकों तक कांग्रेस की पहचान एक ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी की थी जिसने देश को आजादी दिलाई, लेकिन आज राष्ट्रवाद की पहचान को मानो बीजेपी ने अपना पर्याय बना लिया है। कांग्रेस के ही कई पूर्व नेता दावा करते हैं कि पार्टी राष्ट्रवाद के फॉर्मूले को भुलाकर ओबीसी और दलित जातियों के सहारे अपने पुनरुद्धार की राह तलाशने की कोशिश कर रही है और इस कोशिश में लगातार नाकाम हो रही है। इस कोशिश में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के दौर तक कांग्रेस के साथ रहा परंपरागत सवर्ण वोटर भी छिटक गया है। बीजेपी खुद को बाबा साहेब डॉक्टर BR आम्बेडकर के सबसे बड़े अनुयायी के रूप में प्रस्तुत करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। पीएम मोदी अक्सर याद दिलाते हैं कि बीजेपी सरकार ने बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थों का विकास किया। यूपी में बीजेपी अरसे से गैर जाटव दलितों को साथ जोड़ने की कोशिश करती रही है। मायावती के कमजोर होने के बाद से यूपी में बीजेपी ने जाटव समुदाय पर भी नजरें जमा दी हैं। राजनीति के जानकार दावा करते हैं कि बीजेपी को मुसलमानों के वोट नहीं मिलते। विपक्षी दल भी यही मानकर चलते हैं, लेकिन बीजेपी यहां जो रणनीति आजमाती है उस पर विपक्षी दलों को गौर जरूर करना चाहिए। बीजेपी नेता अक्सर दावा करते हैं कि 3 तलाक पर कानूनी प्रतिबंध के बाद से पार्टी को मुसलमान समुदाय की महिलाओं के वोट मिलते हैं। पसमानदा मुसलमानों की बात बीजेपी अक्सर करती है और पीएम मोदी की सौगात जैसे कार्यक्रमों को नया वोट बैंक तैयार करने का प्रयास माना जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार के दौरान सूचना का अधिकार यानी RTI और रोजगार गारंटी जैसी अहम योजनाएं लागू हुई थीं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी तभी शुरू हुआ था, लेकिन कांग्रेस नेता इन योजनाओं का क्रेडिट भी नहीं ले पाते। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सबसे ज्यादा बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करते दिखते हैं। जानकार दावा करते हैं कि बीजेपी के टॉप नेता विपक्षी नेताओं की भले ही कितनी भी आलोचना करते हैं, लेकिन अगर विपक्षी दल कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उसे आजमाने में संकोच भी नहीं करते। ये लचीलापन ही बीजेपी के इंजन को लगातार रफ्तार दे रहा है। बीजेपी ने लचीलापन कांग्रेस के नेताओं को पार्टी में जगह देने में भी दिखाया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और हिमंत बिस्वा शर्मा जैसे कद्दावर युवा नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की ताकत बने हुए हैं। तमाम फॉर्मूले आजमाने वाली बीजेपी चुनावी रणनीति तैयार करने में भी सिद्धहस्त हो चुकी है। हमने हरियाणा से बिहार तक देखा,
विपक्षी दल वोटिंग के पहले ही जश्न के मूड में आ गए। वहीं बीजेपी और उसके सहयोगी आखिरी समय तक बूथ स्तर तक लगातार कमजोरी दूर करने की कोशिश में रहे। बीजेपी ये भी जानती है कि अतीत की बुरी यादों का डर भविष्य के सुनहरे सपनों पर भारी पड़ता है। ऐसे में चुनाव के दौरान बीजेपी लगातार विपक्ष की उन कमजोरियों की याद ताजा कराती है जो उन्होंने सत्ता में रहते हुए दिखाई थी। मसलन बिहार चुनाव प्रचार के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी लगातार लालू राबड़ी शासन को जंगल राज के रूप में याद करते रहे, जबकि विपक्ष माने बैठा था कि लालू राबड़ी का शासन 20 साल पुरानी बात है जिसे लोग भुला चुके होंगे। लेकिन नतीजों ने बताया कि ऐसा मानना विपक्ष की बड़ी भूल थी। आलोचक चाहे जो कहें, लेकिन बीजेपी जवाहरलाल नेहरू की कश्मीर और चीन नीति, इंदिरा गांधी के लगाए आपातकाल और राजीव गांधी पर लगे आरोपों का जिक्र बेवजह नहीं करती। अतीत की इन बातों को दोहराना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। विरोधी दल, खासकर कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी बीजेपी को रोकने के लिए फॉर्मूला तलाश रहे हैं। लेकिन राजनीति के कई जानकार मानते हैं कि ठोस कोशिशों के बजाय उनकी कोशिश फोटो अपॉर्चुनिटी तलाशने की ज्यादा लगती है। कभी कुली, कभी किसान, कभी ड्राइवरों के साथ फोटो खिंचाना या इमरती तलना। राहुल गांधी लोकसभा चुनाव के बाद जातिगत जनगणना का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन जैसे ही सरकार ने फैसला किया उन्होंने इस मुद्दे से एकदम किनारा कर लिया। उन्होंने बिहार चुनाव के पहले वोट चोरी का मुद्दा उठाया, लेकिन जमीन पर उसका असर नहीं दिखा। जानकारों की राय है कि अगर वो जनता की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़े मुद्दे उठाते तो शायद असर ज्यादा दिखता। जानकार दावा करते हैं कि राहुल गांधी की सांकेतिक कोशिश का असर सोशल मीडिया पर दिखता है, लोगों के बीच भावनात्मक असर भी नजर आता है, लेकिन यह बीजेपी के संगठित चुनावी चक्रव्यूह को भेदने का कमाल नहीं दिखा पाता। जानकारों की राय में इसके लिए कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों को बेहतर संगठनात्मक रणनीति बनानी होगी, वैकल्पिक जातिगत फॉर्मूला खोजना होगा, जैसा 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में किया। वो पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का फॉर्मूला लाए और बीजेपी से अयोध्या यानी फैजाबाद की सीट तक छीन ली। जैसा हमने इस वीडियो में बताया कि बीजेपी सीखने में देर नहीं करती। अगर विपक्ष को आगे निकलना है तो हर कामयाब फॉर्मूले को इस तरह अपग्रेड करना जरूरी है कि वो बीजेपी से पीछे न रहें। लेकिन ऐसा करने के पहले विपक्ष को समझना होगा कि उनका मुकाबला चुनाव आयोग, वोटर लिस्ट या ईवीएम से नहीं बल्कि बीजेपी से है, जिसके तर्कश में एक नहीं 100 तीर हैं जिन्हें वो लगातार अपग्रेड भी करती है। आप इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं।